Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है। फेडरल बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आपको इसे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो किस तरह से अपने होस्ट के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद फिर विद इन द होस्ट बैक्टीरियोफेज की मल्टीप्लिकेशन या उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, इस रेप्लिकेशन के मोड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लेक्चर का आगाज करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस के मुतालिक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। बैक्टीरियोफेजेस आर एक्चुअली बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। इनका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। बैक्टीरियोफेजेस बुनियादी तौर पर इस तरह से टैडपोल शेप वायरसेस होते हैं। इनकी बॉडी में कैप्सिड दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इसमें हेड पोर्शन कैप्सिड की फॉर्म में मौजूद है और दूसरा इसकी टेल और उसके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं ये भी इसके कैप्सिड का पार्ट है, जबकि इसका जीनोम डीएनए की फॉर्म में हेड के अंदर इनक्लोज्ड होता है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर हमने कल डिटेल से इसके ऊपर बात की थी। आज हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे कि ये जब बैक्टीरिया को अटैक करते हैं तो किस तरह से बैक्टीरिया को ये अटैक करते हैं और उसके बाद फिर विद इन बैक्टीरियल सेल ये किस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं। बैक्टीरियोफेजेस की लाइफ साइकिल दो किस्म की होती है। एक लाइफ साइकिल को कहते हैं लाइटिक साइकिल और दूसरी लाइफ साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में डिफरेंस कहां पर पाया जाता है, ये बात अभी हमने डिटेल से देखनी है। असल में दोनों लाइफ साइकिल का जो पहला फेज होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन आगे जब रेप्लिकेशन की बारी आती है तो उस वक्त आपको इन दोनों लाइफ साइकिल में बैक्टीरियोफेज के मोड ऑफ रेप्लिकेशन में आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। तो इस लिहाज से आप ये याद रखें कि लाइफ साइकिल चाहे लाइटिक हो या लाइसोजेनिक, हमेशा पहला फेज इसकी लाइफ साइकिल का, फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल विल बी इन्फेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट फेज को नाम दिया जाएगा इन्फेक्शन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस के दौरान ये दरअसल अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसके ऊपर आकर अटैक करता है और अपना जीनोम अंदर इंजेक्ट करता है। तो ये इन्फेक्शन प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद फिर सेकंड फेज इसकी लाइफ साइकिल का शुरू होता है, जिसमें इसने अपने आप को रेप्लिकेट करना होता है, रेप्लिकेशन फेज। रेप्लिकेशन फेज में आपको इन दोनों लाइफ साइकिल में वाज़ेह तौर पर डिफरेंस नजर आएगा। पहला फेज जिसे हम इन्फेक्शन प्रोसेस कह रहे हैं वो दोनों लाइफ साइकिल में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन रेप्लिकेशन का मेथड दोनों लाइफ साइकिल्स में डिफर करता है। तो पहले हम इन्फेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं एज अ होल। दोनों लाइफ साइकिल में चूंकि ये प्रोसेस या ये स्टेप कॉमन है, तो इन्फेक्शन प्रोसेस में क्या क्या इवेंट परफॉर्म होते हैं उनको हम पहले रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि लाइटिक साइकिल के केस में रेप्लिकेशन का मोड क्या होगा और इसी तरह से लाइसोजेनिक साइकिल में मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज इन्फेक्शन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस आप इसको डिफाइन करेंगे, दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। दोनों में से कोई भी लाइफ साइकिल हो, उसका पहला फेज हमेशा इन्फेक्शन प्रोसेस होता है और इस फर्स्ट फेज के दौरान जो एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है उन एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से इवेंट उसमें इंक्लूडेड हैं, उसमें सबसे पहला इवेंट हम यहां पे एनालिस्ट करेंगे। This is known as adsorption. The first event is adsorption. The second event is known as penetration. And the third event during this infection process is the genome injection.
पहला स्टेप जिसे एड्सॉर्प्शन कहा गया है, इस एड्सॉर्प्शन को अटैचमेंट भी कहा जाता है। दिस एड्सॉर्प्शन आल्सो नोन एज अटैचमेंट। याद रहे कि ये वर्ड एड्सॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है। ये ए डी है, ए बी नहीं। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एड्सॉर्प्शन इस तरह का इंट्रैक्शन होता है दो चीज़ों के दरमियान जिसमें दोनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर जज्ब नहीं हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर वो डिफ्यूज नहीं करती, जस्ट एक दूसरे के साथ अटैच करती हैं। तो ये एड्सॉर्प्शन इसी वजह से अटैचमेंट भी कहलाता है कि इस दौरान बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर लैंड करेगा और उसके बाद फिर उसके साथ अटैच कर जाएगा। ये अटैचमेंट, ये एड्सॉर्प्शन बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के ऊपर होती है। और इस एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट में आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स और टेल पिन्स हेल्प करती हैं इसको। टेल पिन्स जिनको स्पाइक्स भी कहा जाता है, विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ एंड प्लेट। एंड प्लेट के बॉटम के ऊपर ये टेल पिन्स मौजूद हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेल पिन्स एंड द टेल फाइबर्स बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के ऊपर ये जाकर अटैच करते हैं और इस तरह से ये अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन अमल में आती है। तो अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन ये सबसे पहला इवेंट है। इससे पहले आप लैंडिंग अज्यूम कर सकते हैं, यानी सबसे पहला लैंडिंग होगा, वो भी इसी अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन का इवेंट कहलाएगा। और उसके बाद फिर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के ऊपर ये इसके टेल पिन्स और टेल फाइबर्स अटैच कर जाते हैं। दैट इज नोन एज अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन। तो इस डायग्राम के अंदर आपको ना सिर्फ यहाँ पर लैंडिंग स्टेप नजर आ रहा है, पहले इसने लैंडिंग की है, लैंडिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर दूसरा अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट है, जैसे अभी आपको मैंने लिस्ट यहाँ पर करवाया था, पेनिट्रेशन इसे कहा जाएगा। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जो जीनोम इसके हेड के अंदर मौजूद है, इस जीनोम को इसने अंदर इंजेक्ट करना है। उसको अंदर इंजेक्ट करने के लिए ये अपनी टेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और टेल की कॉन्ट्रैक्शन से इसके टेल के अंदर जो एक कोर ट्यूब प्रेजेंट है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में इस बात के बारे में बताया था कि टेल के अंदर एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर जिसे कोर ट्यूब कहते हैं, उस कोर ट्यूब को ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। तो पेनिट्रेशन दरअसल ये कोर ट्यूब की पेनिट्रेशन हो रही है इन ऑर्डर टू इंजेक्ट द जीनोम को या डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए ये अपनी कोर ट्यूब को पेनिट्रेट करेगा। इसका तरीका ये होगा इस पेनिट्रेशन का, इस पेनिट्रेशन में एक्चुअली इसके अंदर जो मौजूद शीथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, या इसको हम टेल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन के बाद जो पेनिट्रेशन इवेंट है, उसी पेनिट्रेशन के सब इवेंट्स आप कंसिडर कर लें कि टेल कॉन्ट्रैक्शन करेगी पहले। तो टेल कॉन्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट इवेंट होगा रिलीज ऑफ लाइसोजाइम। टेल कॉन्ट्रैक्शन देन रिलीज ऑफ लाइसोजाइम, क्योंकि जैसे ही टेल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपको याद होगा कि बैक्टीरियोफेज की टेल के बॉटम में एक एंजाइम मौजूद होता है, दैट इज नोन एज लाइसोजाइम। वो रिलीज हो जाता है। रिलीज ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बारे में आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में ये बताया गया था कि लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरियोफेज से निकलकर बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। आप देख रहे हैं जिस जगह पर ये बैक्टीरियोफेज ने लैंड किया है, वहां पर जब ये लाइसोजाइम रिलीज होगा तो वो पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल वहां से डाइजेस्ट हो जाएगा, वहां पर एक सुराख बन जाएगा और उसी सुराख के जरिए दरअसल ये अपनी कोर ट्यूब को अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टेल कॉन्ट्रैक्शन देन रिलीज ऑफ लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल में पंक्चर क्रिएट करेगा, वहां पर एक होल क्रिएट करेगा एंड थ्रू दैट होल इसकी जो कोर ट्यूब है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। नाउ द पेनिट्रेशन ऑफ कोर ट्यूब। तो आपने देखा कि असल में हमने यहां पर जो पिछली स्लाइड के ऊपर आपको स्टेप्स एनलिस्ट करवाए थे, उसमें एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन स्टेप बताया था, लेकिन एक्चुअली पेनिट्रेशन के लिए पहले कुछ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड थी। वो कैसे कि पहले टेल कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ की वजह से मुमकिन हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इसकी टेल का पार्ट है और
इसकी कोर ट्यूब के गिर्द ये मौजूद होती है। जब ये टेल कॉन्ट्रैक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स शीथ, तो लाइसोजाइम विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ इट्स टेल वो रिलीज हो जाता है। तो बाय द रिलीज ऑफ दिस लाइसोजाइम द पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज डाइजेस्टेड, अ होल इज क्रिएटेड एंड थ्रू दैट होल the core tube is penetrated into the bacterial cytoplasm. So ये इस तरह से penetration event यहाँ पर complete होता है। जैसे ये penetration हो जाएगी तो अब अगला event आप देखिए जिसे genome injection या DNA injection कहा जाता है, तो ये फौरन accomplish हो जाएगा। DNA injection या genome injection, DNA या genome जो कि इसका genetic material है, ये अंदर अब इंजेक्ट हो जाएगा जस्ट लाइक द इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज। जैसे आप किसी सिरिंज की मदद से कोई दवा इंजेक्ट करते हैं किसी पेशेंट की बॉडी में, बिल्कुल उसी तरह से ये भी उस सिरिंज की नीडल की तरह अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है और उसके नतीजे में जो जीनोम इसके पहले हेड के अंदर मौजूद था वो जीनोम यहाँ से मूव करता हुआ इसके साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो गया। सो दिस इवेंट इज डीएनए और जीनोम इंजेक्शन। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन प्रोसेस यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। इन्फेक्शन प्रोसेस में ये सारे इवेंट्स इंक्लूड होंगे। इन सब को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इन्फेक्शन प्रोसेस। ये इन्फेक्शन प्रोसेस चाहे लाइटिक साइकिल हो या लाइसोजेनिक साइकिल हो, दोनों केसेस में ये इन्फेक्शन प्रोसेस इसी तरह से परफॉर्म होगा। लेकिन उसके बाद फिर जब ये बैक्टीरियोफेज डीएनए या जीनोम अंदर दाखिल हो जाएगा, उसके बाद फिर कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कौन सी होगी, लाइटिक साइकिल होगी या लाइसोजेनिक साइकिल होगी, और इन दोनों साइकिल्स में क्या फ़र्क है ये अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने इन्फेक्शन प्रोसेस में एक और बात पर फोकस रखना है कि बैक्टीरियोफेज ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोसेस खुद पूरे का पूरा ये अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, बल्कि सिर्फ इसका डीएनए अंदर पेनिट्रेट करता है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कंप्लीट वायरल पार्टिकल आप देख रहे हैं, इस कंप्लीट वायरल पार्टिकल को दरअसल वायरियन कहते हैं। वायरियन टर्म इज यूज फॉर कंप्लीट वायरल पार्टिकल। आपको शायद ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के अंदर भी या जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को एक्सप्लेन करते हुए भी ये बात बताई गई होगी कि कंप्लीट वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन, जबकि वायरस टर्म एक जनरल टर्म है। वायरियन का मतलब है कंप्लीट वायरल पार्टिकल, यानी ये वायरियन दरअसल एक वायरस है। और उसके बाद फिर देखिए जब ये वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो अपने जीनोम को उस होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो जब इसका जीनोम अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो ये जीनोम भी दरअसल एक किस्म का वायरस ही है, ठीक है। इसको भी हम वायरस ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वायरस एक जनरल टर्म है। तो पहले हम कह रहे थे कि वायरस ये यहां पर बाहर है, अब ये इन्फेक्शन के दौरान वायरस अंदर चला गया। तो एक्चुअली पूरे का पूरा वायरस अंदर कभी भी नहीं जाता। कुछ केसेस में समटाइम पूरा वायरस भी चला जाता है, वो बैक्टीरियोफेज के केस में नहीं होगा, कुछ दूसरे वायरसेस में ऐसा मुमकिन है। लेकिन आप बैक्टीरियोफेज के केस में याद रखें कि ये कंप्लीट जो वायरल पार्टिकल है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, जस्ट इसका डीएनए या जीनोम अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो इन दोनों स्टेट्स में इसको वायरस तो कहा जाएगा, लेकिन वायरियन टर्म इज अप्लाइड ओनली इन दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फेज। जब ये सेल से बाहर है, किसी होस्ट से बाहर है, जब ये कंप्लीट है, उस वक्त इसे वायरियन कहा जाता है। अच्छा, अब आप देखिए इन्फेक्शन प्रोसेस के बाद जो अगला फेज शुरू होता है जिसमें रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है, तो वो जैसे आपको बताया कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों में मुख्तलिफ अंदाज में होगी। तो पहले हम देखते हैं लाइटिक साइकिल में ये रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। तो मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन लाइटिक साइकिल, मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, और इसमें किस किस्म की रिलेशनशिप बनेगी, ये भी आगे चलकर हम इन बातों को ओपन करते हैं। पहले आप जरा देखिए कि क्या कुछ हो रहा है इस लाइटिक साइकिल के दौरान। आप यहां पर इस डायग्राम के अंदर भी नोट कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज ने इस तरह से लैंड किया, अटैच और एड्जॉर्ब किया, और उसके बाद इसने पेनिट्रेशन की, पेनिट्रेशन के साथ उसने अपने डीएनए को अंदर इंजेक्ट कर दिया। देखिए यहां तक की ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि दरअसल इन्फेक्शन प्रोसेस था। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही ये डीएनए अंदर इंजेक्ट होगा, तो ये डीएनए अंदर इंजेक्ट होने के बाद ये दो काम करेगा।
एक तरफ तो ये होस्ट डीएनए को, ये आप देख रहे हैं, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, ये ब्लू कलर में बैक्टीरियल डीएनए। तो पहला काम इसने लाइटिक साइकिल में ये करना है कि इस बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देना। तो बैक्टीरियल डीएनए विल बी डिसइंटीग्रेटेड। असल में वायरस के डीएनए से, ये इस वक्त ये जो डीएनए आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, दिस इज इनफैक्ट द वायरल डीएनए। तो ये वायरल डीएनए अंदर जाकर एक्सप्रेस करना शुरू करता है। तो वायरल डीएनए जैसे एक्सप्रेस करता है, इससे आरएनए ओरिजिनेट होगा, उससे प्रोटीन्स बनेंगी। तो ये वायरली इंड्यूस्ड प्रोटीन, फेज इंड्यूस्ड प्रोटीन, यानी ये वो प्रोटीन है जिनकी इंफॉर्मेशन वायरल डीएनए के पास मौजूद थी। तो इन वायरली इंड्यूस्ड प्रोटीन में से बाज प्रोटीन डीएनएज के तौर पर एक्ट करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये डीएनएज टाइप का एक एंजाइम है। डीएनएज ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये वायरली इंड्यूस्ड प्रोटीन में एक डीएनएज भी है जो इस होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। होस्ट डीएनए विल बी डिसइंटीग्रेटेड। तो सबसे पहला काम लाइटिक साइकिल में यही होता है कि लाइटिक साइकिल में जो होस्ट डीएनए वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा बाय द वायरल डीएनए, तभी लाइटिक साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है ब्रेक डाउन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए, disintegration of host DNA is the first step of lytic cycle। जैसे ही ये host DNA disintegrate होगा, broken down होगा, तो ऐसी सूरत में वायरल डीएनए होस्ट सेल के ऊपर कब्जा जमा लेगा। होस्ट सेल की मशीनरी वायरल डीएनए के ताबे आ जाएगी, यानी वायरल डीएनए होस्ट के साथ एक रिलेशनशिप यहां पर कायम कर लेगा। दैट रिलेशनशिप इज नोन एज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर किसे कहा जाता है? मास्टर हाकिम को कहते हैं, ठीक है, और स्लेव गुलाम को कहा जाता है। तो यहां पर जो वायरल डीएनए ना, ये इस वक्त मास्टर बन गया है, जबकि बैक्टीरियल सेल जो कि होस्ट था इनिशियली, अब वो होस्ट के बजाय अब स्लेव बन गया, गुलाम बन गया है, और अब उस होस्ट की सारी सेलुलर मशीनरी इस वायरल डीएनए के कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। तो लाइटिक साइकिल का ये सबसे पहला स्टेप जो लाइटिक साइकिल को इंश्योर करता है कि अब साइकिल लाइटिक टाइप की होनी है, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए है। इस डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए के रिजल्ट में बैक्टीरियल सेलुलर मशीनरी ये अंडर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए आ गई है, और अब ये बैक्टीरियोफेज डीएनए की मुसलसल एक्सप्रेशन होती रहेगी। इससे आरएनए बनते रहेंगे और उससे मजीद प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी। तो उन मजीद प्रोटीन से क्या बनेगा? उस मजीद प्रोटीन से वायरल कंपोनेंट्स तैयार होना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहां पर आगे, अब कहीं पर वायरल हेड कैप्सिड बन रहा है, कहीं उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बन रही है, कहीं टेल फाइबर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से ये जितने भी वायरल कंपोनेंट्स हैं, दे आर बिगिन टू सिंथेसाइज इन द नेक्स्ट स्टेप। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट शुरू हो गई है। सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। वायरल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस को दरअसल मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाएगा। दिस इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसकी हो रही है? वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ना कि बैक्टीरियल सेल की। तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में नए वायरल पार्टिकल्स तैयार होना शुरू हो जाएंगे। याद रखें कि तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट के अरसे में, विद इन 20 to 25 मिनट्स, ये सिर्फ मिनटों का खेल है, विद इन 20 to 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली 200 वायरल पार्टिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। 200 वायरल पार्टिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड विद इन 20 to 25 मिनट। और इन तमाम वायरल पार्टिकल्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, वो किसका इस्तेमाल हुआ है? वो बैक्टीरियल सेल का इस्तेमाल हुआ है। सारी सेलुलर मशीनरी भी बैक्टीरियल सेल की इस्तेमाल हो रही थी, रॉ मटेरियल न्यूट्रिएंट्स भी सारे बैक्टीरियल सेल के इस्तेमाल हो रहे थे, और इस तरह से ये वायरल कंपोनेंट्स तामीर होते जा रहे थे। तो विद इन 20 to 25 मिनट्स व्हेन अप्रॉक्सीमेटली 200 वायरल पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो जैसे जैसे ये वायरल पार्टिकल्स बनते जाते हैं, तो इन वायरल पार्टिकल्स की साथ साथ फिर असेंबली होना शुरू हो जाती है।
पहले तो ये कंपोनेंट्स अलग-अलग से फॉर्म हो रहे थे और उसके बाद फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ये कंपोनेंट्स आपस में असेंबल होना शुरू हो जाएंगे एंड द कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स आर बिगिन टू स्टैब्लिश। तो इस इवेंट को नाम दिया जाएगा असेंबली। ठीक है, असेंबली होना शुरू हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से ये वायरल पार्टिकल्स असेंबल हो जाएंगे। कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स जब फॉर्म हो जाते हैं तो इस दौरान में बहुत ज़्यादा लाइसोजाइम भी प्रोड्यूस हो चुका होता है। लाइसोजाइम भी आपको याद होगा ये वायरल कंपोनेंट है। तो लाइसोजाइम की कंसंट्रेशन चूंकि इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है तो उस लाइसोजाइम की वजह से इसकी सेल वॉल कमज़ोर होकर बस्ट हो जाएगी। जैसे इसकी सेल वॉल बस्ट होगी तो ये जितने भी मेच्योर वायरल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये असेंबली एंड मैचुरेशन के बाद, असेंबली एंड मैचुरेशन भी इसे कहा जा सकता है। इस असेंबली एंड मैचुरेशन के बाद अब आप देखिए कि इसमें बस्टिंग हुई है बैक्टीरियल सेल की और ये रिलीज हो गए हैं। बस्टिंग को कहा जाएगा लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहां पर लाइसिस किसका हो रहा है? लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल होगा, बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाएगा और जैसे ये बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होगा यानी ब्रेक डाउन होगा, उसकी सेल वॉल बस्ट कर जाएगी तो उसके साथ ही मैच्योर वायरल पार्टिकल्स वो वहां से रिलीज हो जाएंगे। अब ये मैच्योर वायरल पार्टिकल जो कि वायरियॉन्स हैं, ये यहां से रिलीज होने के बाद नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे और नए बैक्टीरिया में उसी तरह से इन्फेक्शन कॉज करेंगे और फिर उसके बाद जाकर ये रेप्लिकेट करेंगे। तो आपने देखा कि लाइटिक साइकिल में ये इस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट परफॉर्म होंगे। ये इसका मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इन द लाइटिक साइकिल। सबसे पहले होस्ट डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वायरल डीएनए होस्ट मशीनरी पर ऑक्यूपाई हो जाता है और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम कर लेता है। इस रिलेशनशिप के तहत अब वायरल कंपोनेंट्स की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस। विद इन 20-25 मिनट 200 वायरल पार्टिकल्स जब फॉर्म हो जाते हैं तो उनके कंपोनेंट्स फिर असेंबल करते हैं, उनकी मैचुरेशन होती है। अल्टीमेटली द बैक्टीरियल सेल गेट्स लाइसिस, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेल वॉल बस्ट कर जाएगी और मैच्योर वायरल पार्टिकल्स आर रिलीज्ड। तो इस साइकिल को लाइटिक साइकिल क्यों कहा गया था? इसी वजह से इस साइकिल को लाइटिक साइकिल कहा गया था कि इस साइकिल में बैक्टीरियोफेज इमीडिएटली अपने होस्ट की लाइसिस कॉज कर देता है। इमीडिएटली से मतलब है कि जैसे वो दाखिल होता है, दाखिल होते ही बस उसको वो ऑक्यूपाई करता है और उसके बाद फिर अपने कंपोनेंट्स बना के उसको लाइसिस का शिकार कर देता है। यानी ये कहानी से 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाती है। सो आप कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ लाइटिक साइकिल? तो लाइटिक साइकिल को डिफाइन करने के लिए दो तरह से आप वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपने लाइटिक साइकिल को यूँ डिफाइन करना है, द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज in which it immediately causes the lysis of its host. या फिर आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज in which it forms master slave relationship, in which it forms मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ठीक है भाई, तो लाइटिक साइकिल कौन सी लाइफ साइकिल होती है बैक्टीरियोफेज की? जिसमें ये इमीडिएटली अपने होस्ट की लाइसिस कॉज करता है या जिसमें ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम कर लेता है। तो आपसे अगर ये रीजनिंग पूछी जाए कि व्हाई लाइटिक साइकिल इज कॉल्ड मास्टर स्लेव रिलेशनशिप या व्हाई या हाउ बैक्टीरियोफेज फॉर्म्स मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इन लाइटिक साइकिल, तो इसका आपने आंसर भी इसी तरह से देना है कि सिंस इन दिस लाइफ साइकिल bacterial DNA occupies the metabolic machinery of the host, therefore in this way it forms master slave relationship with its host। ठीक है, तो मास्टर कौन बन गया? वायरल डीएनए, जबकि स्लेव यहां पर वो होस्ट जो था बैक्टीरियल सेल वो यहां पर स्लेव का रोल प्ले करेगा। अच्छा, अब देखिए कि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा। इन केस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल ये जो इन्फेक्शन प्रोसेस था ये तो बिल्कुल उसी तरह से होना है। आप इस डायग्राम में देखिए
कि यहाँ पर जैसे आपको शो किया कि इन्फेक्शन प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, ये इसका जीनोम अंदर इंजेक्ट हुआ, तो जीनोम अंदर इंजेक्ट होने के बाद अगर तो लाइटिक साइकिल हो तो फिर तो आपको याद है कि ये होस्ट डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद वायरल कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी इस इन्फेक्शन प्रोसेस के बाद लाइटिक साइकिल में ये इधर स्टेप मूव कर जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल व्हाट विल हैपन कि ये जब इसका जीनोम अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो अंदर जाने के बाद फेज डीएनए इंसर्ट्स इटसेल्फ एज अ प्रोफेज इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट कर देगा। आप देख रहे हैं ये जो पीस आपको यहां पे नजर आ रहा है, दिस पीस इज द बैक्टीरियोफेज डीएनए। ये बैक्टीरियोफेज डीएनए लाइसोजेनिक साइकिल में बजाय बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के उसका पार्ट बन गया, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया, उसके अंदर इंसर्ट कर गया। दिस इवेंट इज नोन एज लाइसोजेनी। इस इवेंट को क्या कहते हैं? लाइसोजेनी। तो यहां पर लाइसोजेनी फेज परफॉर्म होगा। व्हाट इज लाइसोजेनी? लाइसोजेनी इज द इंसर्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए इनटू द होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए के अंदर बैक्टीरियोफेज डीएनए का इंसर्ट होना, उसके अंदर एंटर हो जाना, ये दरअसल लाइसोजेनी कहलाएगा। और जब ये लाइसोजेनी फेज शुरू होगा तो अब बैक्टीरियोफेज को प्रोफेज कहा जाएगा। नाउ द बैक्टीरियोफेज इज नोन एज प्रोफेज। The term prophage is used for the bacteriophage when it is present in the bacterial chromosome या bacterial DNA। जब ये bacterial DNA का पार्ट बन जाता है ना तो उस वक्त इसे प्रोफेज कहा जाता है। देखो प्रोफेज ये बैक्टीरियोफेज डीएनए, याद रखो ये बैक्टीरियोफेज डीएनए है। किस स्टेट में इसको प्रोफेज कहा जाएगा? जब ये लाइसोजेनिक फेज में होगा या जब ये इस तरह से होस्ट डीएनए के अंदर इंसर्ट हो चुका होगा। तो अब जब ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया ना, अब इसने बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करना। अगर ये इंसर्ट ना होता तो बैक्टीरियल डीएनए को ये डिस्ट्रॉय कर देता ना, तो अब इसने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना बल्कि उसका दोस्त बन जाना इसने। यहां पर एक और नई रिलेशनशिप कायम हो जाएगी और इस रिलेशनशिप को कहा जाएगा होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम? होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब यहां पर होस्ट कौन है? होस्ट ये बैक्टीरियल सेल है, और जबकि यहां पर गेस्ट कौन बन गया? गेस्ट बन गया इस वक्त बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बजाय यहां पर मास्टर बनने के वहां पर अब गेस्ट बन गया है। लेकिन ये गेस्ट दरअसल आस्तीन का सांप है, ये इसके अंदर यूं छुपा रहेगा और जैसे इसको मौका मिलेगा इसने आखिरकार इसको डस लेना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में बैक्टीरियल डीएनए को पता ही कोई नहीं चलता कि कोई बाहर से आकर उसके अंदर छुप के बैठ चुका है। ये जब इसके डीएनए का पार्ट बन जाता है ना तो बैक्टीरियल सेल को कोई इल्म नहीं होता कि कोई बाहर से आ चुका है। बैक्टीरियल सेल मजे से अपनी जिंदगी गुजारता रहता है, यहां तक कि बैक्टीरियल सेल अपनी लाइफ कंप्लीट करके डिवाइड भी कर जाता है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, तो साथ ही वो जो वायरल डीएनए उसकी भी कॉपी बन रही है। अब देखो इसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किए, 2 डीएनए बने, तो साथ वो जो प्रोफेज था यानी वायरल डीएनए उसकी भी कॉपीज दोनों बैक्टीरियल डीएनए के पास आ गई है। और उसके बाद ये सेल अपनी लाइफ के इख्तिताम पर ये डिवाइड करता है बैक्टीरियल सेल, और इससे 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी अगली जनरेशन शुरू हो जाती है। तो अगली जनरेशन में भी ये इन्फेक्शन ऑलरेडी मौजूद है, यानी इस जनरेशन ने प्रीवियस जनरेशन से इसको इनहेरिट किया है। उसके बाद फिर दोबारा से ये इसी तरह से हो सकता है कि ये वाली जनरेशन भी इसको कुछ ना हो और अपनी लाइफ को कंप्लीट करके ये भी अपनी एंड पर आकर ये डिवाइड कर जाए। इस तरह से ये हो सकता है कि कई एक जनरेशन्स यहाँ पर यूं पास होती रहें। लेकिन किसी भी जनरेशन में जब भी बैक्टीरियोफेज डीएनए को मौका मिल गया यहाँ से सेपरेट होने का, तो इसने सेपरेट होते ही फौरन से हमला करना है अपने होस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से सेपरेट होता है और होस्ट के ऊपर हमला करता है तो दोबारा से वही इवेंट शुरू हो जाते हैं जो कि लाइटिक साइकिल में आपने मुलाहिजा किए थे। तो अब आप देखो कि लाइसोजेनी के बाद ये जो लाइसोजेनी फेज चल रहा है, इसके बाद जो अगला फेज आएगा, अगला स्टेप आएगा, वो कहेगा इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन दरअसल ये लाइटिक साइकिल की इंडक्शन है, यानी वही जो लाइटिक साइकिल के इवेंट्स थे ना उनका स्टार्ट होना दरअसल इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन को आप यहां पर यूं डिफाइन करेंगे, द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए फ्रॉम द होस्ट डीएनए एंड द स्टार्ट ऑफ लाइटिक साइकिल। ठीक है, बैक्टीरियोफेज डीएनए होस्ट डीएनए से सेपरेट हो जाएगा और जैसे ही सेपरेट होगा तो सेपरेट होते ही ये सबसे पहला काम क्या करेगा? जैसे लाइटिक साइकिल में सबसे पहला काम हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए, तो ये इस इंडक्शन के बाद फौरन से वही काम शुरू हो जाएगा, दैट इज
डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए, और इस डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए के साथ ही अब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल की मशीनरी के ऊपर काबिज हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट्स को, उसके मटेरियल्स को यूज करते हुए बैक्टीरियोफेज अपने कंपोनेंट्स तामीर करना शुरू कर देगा। यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट डीएनए के बाद अगला स्टेप होगा वायरल मल्टीप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। तो ये सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स, जितने वायरल पार्टिकल्स हैं वो दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे मल्टीप्लिकेशन भी हमने कहा था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है? ये वायरस की मल्टीप्लिकेशन, होस्ट की नहीं, वायरस की मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। और इस मल्टीप्लिकेशन का नतीजा क्या निकलेगा कि काफी सारे वायरल पार्टिकल्स बन जाएंगे, और जब वो वायरल पार्टिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी असेंबली होगी उनकी, और असेंबली के दौरान उनकी मैचुरेशन हो जाती है, असेंबली और मैचुरेशन। तो इस असेंबली और मैचुरेशन के बाद जब कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो अगेन लाइसोजाइम की वजह से, लाइसोजाइम इस हद तक प्रोड्यूस हो चुका होता है कि ये इसकी सेल वॉल को बस्ट कर देगा, और इस तरह से ये कंप्लीटली मैच्योर्ड वायरल पार्टिकल अपने होस्ट से बाहर निकल जाएंगे। यानी अगेन लाइसिस होगा, और लाइसिस के रिजल्ट में रिलीज टेक प्लेस होगा मैच्योर वायरल पार्टिकल्स का। तो आपने देखा कि इस साइकिल के एंड पर भी एक्चुअली लाइसिस हुआ, लेकिन ये लाइसिस इमीडिएटली नहीं हुआ है। ये लाइसिस ये आगे किसी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हुआ, और मुमकिन है कि उसी जनरेशन में भी हो जाए। ठीक है, लेकिन पहले जैसे ही बैक्टीरियोफेज डीएनए एंटर हुआ था, एंटर होते ही ये उसका लाइसिस कॉज नहीं करेगा। पहले ये दरमियान में इस लाइसोजेनी फेज में जरूर जाएगा, यानी ये अपने होस्ट के डीएनए के अंदर इंसर्ट जरूर होगा, और इंसर्ट होने के बाद हो सकता है ये उसी जनरेशन में दोबारा सेपरेट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि किसी नेक्स्ट जनरेशन में ये सेपरेट हो। बहरहाल जब भी ये सेपरेट होगा, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, और इंडक्शन के बाद फिर ये होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय करके अपने कंपोनेंट्स तामीर करेगा, असेंबली होगी, और आखिरकार फिर लाइसिस। तो लाइसिस आपने याद रखना है, दोनों लाइफ साइकिल के एंड पर जरूर होनी है, लेकिन लाइटिक साइकिल में इमीडिएटली लाइसिस होगी, और लाइसोजेनिक साइकिल में लाइसिस थोड़ा सा डिले होगी। तो आप अब लाइसोजेनिक साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइसोजेनिक साइकिल को उसी तरह से आपने डिफाइन करना है जैसे वो आपने डिफाइन किया था कि द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच बैक्टीरियोफेज डज नॉट कॉज लाइसिस इमीडिएटली। ठीक है, अपने होस्ट की ये लाइसिस इमीडिएटली कॉज नहीं करता। या फिर द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच बैक्टीरियोफेज फॉर्म्स होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप विद इट्स होस्ट, दिस इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के दरमियान डिफरेंस भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के इस डिफरेंस में आपने एक पॉइंट तो इनके लाइसिस का बयान करना है कि इनमें लाइसिस कैसे हो रहा है। जैसे आपको अभी बताया कि बैक्टीरियोफेज लाइटिक साइकिल के अंदर इमीडिएटली लाइसिस कॉज करता है, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में लाइसिस बाद में किसी जनरेशन के अंदर या सम टाइम उसी जनरेशन में भी हो सकता है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट आप इनका एक्सप्लेन करेंगे प्रोफेज स्टेट के हवाले से। प्रोफेज स्टेट ये सिर्फ लाइसोजेनिक फेज के दौरान आएगी, लाइटिक साइकिल में कोई प्रोफेज स्टेट डेवलप नहीं होती है। यानी प्रोफेज उस स्टेट को कहते हैं जब ये अपने होस्ट के जीनोम के अंदर इंसर्टेड होता है, जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट जीनोम का पार्ट बना हुआ होता है, तो उस वक्त से प्रोफेज कहते हैं। और ये स्टेट सिर्फ आपको लाइसोजेनिक साइकिल में मिलेगी, लाइटिक साइकिल में नहीं मिलेगी। इसी इवेंट को आप लाइसोजेनिक इवेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि दरअसल बैक्टीरियोफेज का होस्ट डीएनए के अंदर इंसर्ट होना ही दरअसल लाइसोजेनी कहलाता है। तो लिहाजा आप इसे प्रोफेज स्टेज या फिर लाइसोजेनी स्टेज कह सकते हैं। तो इस स्टेज के हवाले से भी इन दोनों लाइफ साइकिल्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आपने टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज के हवाले से करना है कि कौन सी टाइप का बैक्टीरियोफेज लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है और कौन सा बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है। तो इसमें आप याद रखिए कि द टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज विच कॉजेज लाइटिक साइकिल इज नोन एज लाइटिक फेज, या इसको विरुलेंट फेज भी कहा जाता है। और इसके बरक्स वो बैक्टीरियोफेज जो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है उसे लाइसोजेनिक फेज या उसे टेम्परेट फेज कहा जाता है।
लाइसोजेनिक फेज या फिर उसको टेम्परेट फेज कहते हैं। और चौथा पॉइंट, आप इन दोनों लाइफ साइकिल्स के दौरान डेवलप होने वाली रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हैं। जो रिलेशनशिप बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल सेल के दरमियान डेवलप होती है, उस रिलेशनशिप में आपने देखा था कि एक केस में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम होती है और दूसरे केस में होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम होती है। तो आप इस रिलेशनशिप को भी बुनियाद बनाकर इस तरह से एक और पॉइंट पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स के जरिए लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के दरमियान एक ब्रीफ डिफरेंस तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये डिफरेंस पूछा जाता है। इसके अलावा आपने इस पूरे टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। जैसे आपको शुरू में बताया था कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है और आपके एग्जाम के अंदर इसके आने का बहुत चांस होता है। तो आप इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करें और साथ साथ आपने ये जितने भी इवेंट्स हैं इनको हेडिंग्स के साथ याद रखना है, ताकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, अगर आपसे सिर्फ लाइटिक साइकिल की डायग्राम ड्रॉ करने को कहा जाए तो जैसे मैंने अभी आपको ये डायग्राम दिखाई थी, आप सिर्फ ये इतनी सी डायग्राम बनाएंगे या फिर इसी डायग्राम में आपने सिर्फ ये शुरू वाला हिस्सा ये आपने बनाना है। और अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल, ड्रॉ द लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो फिर आपको लाइसोजेनिक साइकिल बनाने के लिए ये जो बीच वाला स्टेप है इसको स्किप कर देना है। ये नहीं दिखाना आपने ये यहाँ से ऐसे इधर से यूं घुमाते हुए, ये सारा ऐसे करके आपने दिखाना है। ये पूरी लाइसोजेनिक साइकिल है। और अगर पूरी लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी हो तो फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप इकट्ठा दिखाएंगे, यानी इधर आप लाइटिक साइकिल भी इंडिकेट करेंगे और लाइसोजेनिक साइकिल भी इंडिकेट करेंगे। यहां पर बज़ाहिर आपको डायग्राम की लेबलिंग से ऐसा लग रहा है कि लाइसोजेनिक साइकिल सिर्फ ये, ऐसा नहीं। असल में लाइसोजेनिक साइकिल ये ऐसा होल है, यानी यहां से लेकर ये पूरा ऐसे करके ये सारा ये लाइसोजेनिक साइकिल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह फिर इससे अगले टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.